ये सीट है दिनारा विधानसभा की सीट। ये सीट रोहतास जिले में और बक्सर की संसदीय 6 सीटों में से 6 विधानसभा सीटों में से ये एक है। दिनारा की सीट क्यों महत्वपूर्ण है और यहाँ पर एनडीए का क्या बनता हुआ इस बार नजर आता है? यहाँ के जातीय समीकरण क्या फिर से आरजेडी को फेवर करते हैं या फिर एनडीए यहाँ पर जीत सकती है? क्या कहते हैं यहाँ के समीकरण, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। रंजन जी, अगर दिनारा की सीट को हम स्कैन करें तो ये सीट क्या बताती है? इस सीट का मिजाज क्या रहा है? देखिए, अगर हाल के 20-25 सालों में हम देखें तो दिनारा सीट पर जो जेडीयू है वो मजबूत दिखा है। हाँ, ये बात अलग है कि जो 2020 का चुनाव हुआ था वहां पर जेडीयू को शिकस्त का सामना करना पड़ा। यहाँ पर जेडीयू के जय कुमार सिंह जो है वो चुनाव लड़ते हैं और आपको बता दूं कि जय कुमार सिंह जब 2020 में हारे थे तब वो नीतीश सरकार के मंत्री थे। तो एक बड़ा नाम, एक बड़ा कद, बड़े राजपूत नेता जो हैं जय कुमार सिंह हैं। अब पिछली बार जो हुआ वो ये हुआ कि एलजेपी से राजेंद्र प्रसाद सिंह चुनाव लड़ जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह जो हैं वो बीजेपी के संगठन महामंत्री हुआ करते थे और वो झारखंड में भी बीजेपी के संगठन महामंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। और आपको बताऊं कि जब वो 2015 में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन बना था तो दिनारा में बीजेपी के टिकट पर राजेंद्र प्रसाद सिंह ही चुनाव लड़े थे। अच्छा चुनाव लड़े थे और वो सिर्फ 2500 से कुछ ज्यादा वोटों से हारे थे। और ये वो वक्त था जब झारखंड में भी जो है वो बीजेपी की सरकार थी, रघुवर दास जो है वो मुख्यमंत्री थे। तो पूरा जो रघुवर कैबिनेट था, क्योंकि ये झारखंड के संगठन मंत्री थे, तो वो दिनारा इनके प्रचार के लिए वो लगा रहा। सभी ने प्रयास किए लेकिन जीत जो है वो राजेंद्र प्रसाद सिंह को मिली नहीं। देखिए, जब आप दिनारा विधानसभा को देखते हैं तो जो कुछ चीजें दिखती हैं कि 2009 के परिसीमन के बाद यहाँ बहुत सारी चीजें जो है बदल गई। पहले जो दिनारा विधानसभा था वो विक्रमगंज लोकसभा के अंतर्गत आता था, लेकिन जो नया परिसीमन हुआ उसमें विक्रमगंज लोकसभा और विक्रमगंज विधानसभा दोनों विलोपित हो गया, मतलब दोनों का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो ऐसे में जो है विक्रमगंज के अस्तित्व के समाप्त होने के बाद जो है विक्रमगंज के दावत और सूर्यपुरा प्रखंड को दिनारा प्रखंड के साथ मिलाकर ये नई विधानसभा बनी, दिनारा विधानसभा। और उसके बाद जो है यहाँ जातीय समीकरण में थोड़ा बहुत फेरबदल भी आया। पहले जहां पिछड़ी जाति का वर्चस्व रहा करता था, अब इस नई विधानसभा में सामान्य जाति के वोटर्स का भी एक दबदबा है और राजपूत वोटर्स की संख्या यहां अच्छी है। लेकिन यहां पर यादव वोटर्स भी बहुत अच्छी संख्या में हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि राजपूत वोटर्स और यादव वोटर्स लगभग जो हैं वो बराबर हैं, एक दूसरे को इक्वेट करते हुए देखते हैं, दोनों बराबर दिखते हैं। लेकिन फिर जो अन्य सामान्य जाति के वोटर्स हैं और जो नीतीश कुमार के जाति के वोटर्स हैं, कुर्मी कुशवाहा की आप बात कर लीजिए, उनको आप देख लीजिए तो जेडीयू जो है वो मजबूत स्थिति में दिखता है। लेकिन पिछली बार क्या हुआ? पिछली बार हुआ कि जय कुमार सिंह जेडीयू से थे, एलजेपी से राजेंद्र प्रसाद सिंह खड़े हुए और उनका प्रदर्शन इतना बेहतर रहा, चूंकि 2015 में भी उन्होंने बीजेपी के टिकट पर बेहतर प्रदर्शन किया था और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है दरअसल राजेंद्र प्रसाद सिंह का समर्थन करते हुए भी दिखे। और यही वजह है कि इस सीट पर राजेंद्र प्रसाद सिंह एलजेपी के टिकट पर दूसरी पोजीशन पर आ गए और जो तत्कालीन मंत्री थे जय कुमार सिंह वो तीसरी पोजीशन पर चले गए। तो जो राजपूत वोटों का बंटवारा हुआ उसका नुकसान दोनों को उठाना पड़ा और उसका फायदा उठा ले गए आरजेडी के विजय कुमार मंडल, जो यादव जाति से हैं, तो उनको एकमुश्त यादवों का वोट जो है वो मिला। माई इक्वेशन काम आया, मुस्लिम भी यहाँ पर 6.8% हैं, वो वोट भी विजय कुमार मंडल को गया। तो इसका नतीजा ये निकला
कि 8,200 से कुछ ज्यादा वोटों से विजय कुमार मंडल जीतने में कामयाब रहे और उन्होंने पराजित किया राजेंद्र प्रसाद सिंह को, जो कि एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, और मंत्री जय कुमार सिंह तीसरी पोजीशन पर यहां पर चले गए। अब इस बार जो चैलेंज है वो सीटों के बंटवारे में है। देखिए, आरजेडी के लिए तो कोई परेशानी नहीं है, विजय कुमार मंडल यहां से चुनाव लड़ेंगे और अगर वो नहीं लड़ते हैं तो उनके परिवार का ही कोई आदमी चुनाव लड़ सकता है। असली समस्या एनडीए में होगा कि इस सीट पर किसका दावा मजबूत, क्योंकि एलजेपी के टिकट पर पिछली बार जो है राजेंद्र प्रसाद सिंह दूसरी पोजीशन पर रहे। आमतौर पर तो हम ये कहते हैं कि जेडीयू का खेल एलजेपी ने बिगाड़ा, लेकिन इस सीट पर जिस तरह से एलजेपी दूसरी पोजीशन पर, आप कह सकते हैं कि जेडीयू ने उनका खेल बिगाड़ दिया। तो यहां पर जो है राजेंद्र प्रसाद सिंह वो दावा ठोकेंगे, वो बीजेपी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ना चाहेंगे। लेकिन जो जय कुमार सिंह हैं वो भी जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, तो इतनी आसानी से नीतीश कुमार मान जाएंगे कि हाँ ठीक है, ये सीट जो है मैं बीजेपी को दे देता हूं। यानी इस सीट पर पेच फंसने वाला दिख रहा है। जी हाँ, इस सीट पर एक बार फिर से पेच फंसेगा कि कौन चुनाव लड़ेंगे। और इन सब के बीच एक और नाम जो है वो निकल कर आ रहा है, वो है अमरदयाल सिंह, जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यहाँ पर उनके जो आप कह लीजिए कि भतीजे हैं, सुधाकर सिंह के चचेरे भाई जो हैं, और ये जगदानंद सिंह के रिश्ते में भतीजे लगते हैं। और ये बीजेपी इन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान ही ज्वाइन किया था, और बक्सर में अपने चचेरे भाई सुधाकर सिंह का इन्होंने जो है वो विरोध भी किया था। और आप ये देखिए कि ऐसी परिस्थिति में चूंकि इनको राजनाथ सिंह ने जो है वो बीजेपी में शामिल कराया है दिनारा में, तो एक दावेदार ये भी हो जाते हैं। लेकिन चूंकि राजेंद्र प्रसाद सिंह संगठन के आदमी हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं, तो हो सकता है कि वहां उनकी पैठ ज्यादा मजबूत हो, तो राजेंद्र प्रसाद सिंह को एक मौका दिया जा सकता है। लेकिन ये कब दिया जा सकता है? जब ये सीट जो है वो बीजेपी के खाते में आती है। अगर बीजेपी के खाते में नहीं आती तो फिर कुछ भी इफ बट का सवाल नहीं है, फिर जय कुमार सिंह ही यहां से चुनाव लड़ेंगे। तो दिनारा में जो दंगल होना है उसमें कौन बाजी मारेगा, उसके लिए पहले ये तय करना होगा कि कौन कौन से महारथी इस दंगल में उतरने वाले हैं। तो पहले उनके नाम आ जाएं, तब फिर चीज़ों को और स्पष्ट तरीके से देखा जा सकता है। वैसे जैसा मैंने आपको बताया कि राजपूत यादव जो हैं वो लगभग बराबर हैं। इसके अलावा मुस्लिम ब्राह्मण की भी संख्या अच्छी है, रविदास वोटर्स भी हैं, और एससी वोटर्स यहाँ पर 17.69% हैं। और यही वजह है कि एलजेपी ने पिछली बार बेहतर प्रदर्शन किया। और आपको बताऊं कि बीएसपी के टिकट पर सीता सुंदरी देवी 2005 अक्टूबर के चुनाव में यहां से जीतने में कामयाब भी रही। तो यहां से बीएसपी ने भी सफलता हासिल की है, जो ये बताता है कि यहाँ जो एससी वोटर्स हैं, दलित वोटर्स हैं, उनकी भी एक भूमिका है। तो चिराग पासवान के एनडीए में आ जाने से उसका लाभ जो है वो एनडीए फोल्डर जो है वो उठाना चाहेगी। लेकिन क्या सभी उस तरह से वोट कन्वर्ट होंगे बीजेपी में या जेडीयू में, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप दिनारा विधानसभा को देखें तो इसको कहते हैं कि धान के कटोरा के नाम से इसको जाना जाता है, दिनोरा को। तो ये देखना है कि यहाँ जो इस कटोरा में जनता किसके लिए वोट जो है वो भर भर कर देती है। और यहाँ का जो एक पौराणिक स्थल है भलूनी धाम, वहाँ पर माता यक्षिणी भवानी की पूजा होती है, वो अपना आशीर्वाद किसे देती हैं, इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। तो चलिए, काफ़ी दिलचस्प दिनारा की भी सीट का मुकाबला नज़र आ रहा है। और इस सीट में अगर बीजेपी और जदयू के बीच में सीट को लेकर पेच फंसता है रंजन जी, तो क्या फ़ायदा राजद को मिलता हुआ नज़र आ रहा है, या यहाँ पर राजद के लिए भी मुश्किल होगी ये सीट को इस बार निकालना? देखिए, कहते हैं दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है। तो पिछली बार जो एनडीए में वो एका उस तरह का नहीं दिखा था और एलजेपी इसमें से निकल गया था, उसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ा था। कई सीटें ऐसी थी जहां पर एनडीए को नजदीकी फाइट में हार का सामना करना पड़ा।
और ख़ास करके जब आप इस इलाके की बात करती हैं, जैसे कि आप शाहाबाद का इलाका भी कहते थे, जिसमें आप देखिए तो इस बार के भी लोकसभा चुनाव में आप आरा की बात कर लीजिए, बक्सर की बात कर लीजिए, काराकाट की बात कर लीजिए, सासाराम की बात कर लीजिए, एनडीए का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इन चारों जगहों पर उसे हार का सामना करना पड़ा है। तो उनके लिए भी जो आप कहते हैं कि ये एक अलार्म जैसा है कि उनको इन चीज़ों को समझना है कि इस क्षेत्र में हमारा प्रदर्शन बेहतर नहीं हो रहा है और ये वो क्षेत्र है जहां आरजेडी पूरा जोर लगाएगी। और यहाँ पर जातीय समीकरण को आरजेडी ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी बहुत सोच कर जो है वो यहाँ पर यूज़ किया था। जैसे बक्सर से उन्होंने सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा था, तो आरा से सुदामा प्रसाद को टिकट दे दिया। वो जो हैं यादव नहीं है, सुदामा प्रसाद जो है वो वैश्य वर्ग से आते हैं, तो उनको टिकट दे दिया। तो वहाँ पर एनडीए के वोटों में सेंधमारी हुई। काराकाट में यही चीज़ हुआ, वहाँ पर भी जो है कुशवाहा वोटर्स जो है वो दो तरफ उधर बढ़ गए और पवन सिंह ने राजपूत वोट काट लिए, तो उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान हो गया। सासाराम में भी जो है वहाँ पर एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। तो इन चीज़ों से आप सचेत होते हैं कि हमसे गलतियां हो रही हैं, और ये लगातार दूसरी बार हुई है। विधानसभा 2020 के दौरान भी हुई थी और फिर इस बार 2024 लोकसभा में भी हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि इस पूरे क्षेत्र में न सिर्फ दिनारा विधानसभा बल्कि इस पूरे क्षेत्र में जो है एनडीए की कोशिश होगी कि जो आपसी रंजिश है उसको कम करें और सभी दल जो है वो थोड़ा झुकने को तैयार रहें। और अगर वो ऐसा कर पाने में सफल रहते हैं तब तो एक लड़ाई बनती है, लेकिन अगर ऐसा कर पाने में असफल हो जाते हैं तो पिछले 2 चुनाव के परिणाम बाकी कहानी खुद ब खुद कह रही है। तो चलिए, ये है दिनारा सीट का हाल और उसका मिजाज। तो इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प है। एआईएमआईएम पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगा। पिछले बार उसने बेहतर प्रदर्शन किया लेकिन उसके विधायक टूट गए। अब प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है, उसका क्या असर इस बार की विधानसभा चुनाव में पड़ता है। तो कोचा धावन और दिनारा की इन सीटों को हमने स्कैन किया है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इन सीटों पर और अलग अलग फैक्टर्स क्या काम करने वाले हैं और उसका असर क्या होगा। कौन कौन से यहाँ दिग्गज चुनावी मैदान में उतरेंगे उस पर भी हमारी नजर होगी। तो फिलहाल आज के लिए सिटी स्कैनर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।